गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके। देखो, मैं पहले आपको 4A बता चुका हूँ। जो 4A का पेपर होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भेज चुका हूँ। उसमें 4A में सेकंड यूनिट मुझे अभी भेजनी हो, मैंने भेजी नहीं है, उसको भेजूँगा। आज हम 4B देखेंगे, यानी जो पेपर 4B होगा एक ही दिन में होंगे, शायद 20 तारीख को होंगे, दोनों के दोनों आधे आधे घंटे के पेपर होंगे। तो 4B को हम देखेंगे कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। जो 4B होगा वो भी 40 नंबर का टोटल पेपर होता है। जो पहला सवाल होगा वो 8 नंबर के होंगे और बाकी दो 16 नंबर के होते हैं। कुल मिला के इनको जोड़ेंगे तो 40 नंबर का ही हमारा पेपर बनता है। ये जो पेपर होगा, ये जो 4B पेपर होगा, उसमें जो पहला सवाल होगा वो कंपलसरी सवाल है। कंपलसरी सवाल में आपको करना ही करना है। उसमें दो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं 4-4 नंबर के, यानी कुल मिला के 8 नंबर का होगा जो एक कंपलसरी है, आपको करना है। उसके बाद 2 यूनिट होती हैं, एक यूनिट फर्स्ट है और एक यूनिट सेकंड है। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 2 सवाल होते हैं, दूसरा और तीसरा सवाल होगा। ये इसमें 2 सवाल होंगे और इन दोनों सवालों में से आपको किसी एक को करना होगा जो ये 16 नंबर का होता है। तो यूनिट फर्स्ट में 2 सवाल हैं, कोई एक करना है 16 नंबर का। फिर यूनिट सेकंड होगी, उसमें भी 2 सवाल होंगे, सामान्यतः चौथा और 5वां सवाल होगा, वो भी 16 नंबर के होंगे और कोई एक आपको करना है। तो यहाँ से कोई एक करना है, यहाँ से कोई एक करना है, 16 दूनी 32 नंबर हुए और ये 4-4 नंबर की, ये दोनों कंपलसरी करने हैं, तो ये 8 नंबर का हो गया। टोटल पेपर हो गया आपका 40 नंबर का। तो इस प्रकार कुल मिला के आपको 3 सवाल करने हैं, 3 या 4 कहूँ मैं, 4 कहना ठीक है, 1-2 ये हो गए और एक ही, तो कुल मिला करे आपके 4 सवाल हैं। 3 ही कहना ठीक रहेगा क्योंकि ये तो कंपलसरी होता है और बाकी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया कि कैसा ही पेपर होगा। अब देखेंगे हम कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर इस टॉपिक को देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम ये पढ़ेंगे ना, इनसे रिलेटेड ही यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये बड़े सवाल होंगे, इसका कोई छोटा टॉपिक उठा के यहाँ दे देगा, तो लास्ट में पढ़ना होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन के टॉपिक होंगे, तो इनको देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को हम देखते हैं एक बार। ये मैंने लिखा हुआ आपके लिए, 4B पेपर यूनिट 1 है। यूनिट 1 में 2 और 3 यानी दूसरा और तीसरा प्रश्न होगा, उसमें से कोई एक आपको करना है, वो भी आपका 16 नंबर का होगा। तो देखते हैं उसमें से कौन सा सवाल है और किस प्रकार का सवाल है जो आपको इंपॉर्टेंट सवाल में दे रहा हूँ। पहला सवाल है, अनुशासन शब्द को परिभाषित कीजिए तथा अनुशासन बनाए रखने के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये सन 2024 में पूछा गया सवाल है। अनुशासन शब्द को परिभाषित कीजिए। देखो, जब भी, ध्यान से सुनो, लिख लो अपने सामने, जब भी अनुशासन होगा या किसी प्रकार दूसरा शब्द होगा, अकादमिक अनुशासन, जब भी आपको अनुशासन शब्द दिखे ना, इसका मतलब एकेडमिक अनुशासन की बात कर रहा है, एकेडमिक डिसिप्लिन की बात कर रहा है। जब भी 4B पेपर में कहीं भी आपको अनुशासन दिखे, उसका मतलब हमेशा और हमेशा एक ही है, वो है अकादमिक अनुशासन। और ये वो वाला अनुशासन नहीं है कि जो बच्चे को हम डंडे से हाँकते हैं कि अनुशासन में रहे, नहीं, ये अकादमिक अनुशासन है। एकेडमिक अनुशासन का मतलब होता है, इसको समझो, जैसे स्कूल लेवल पर जब बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, संस्कृति, बहुत सारे सब्जेक्ट। जब उसी चीज़ को हम कॉलेज लेवल पर पढ़ाते हैं ना, तो उन सब्जेक्टों को डिसिप्लिन कहा जाता है। आई समझ? यानी जब स्कूल में पढ़ाते सब्जेक्ट कहते हैं और जब उन्हीं को कॉलेज इस तरह पढ़ाते हैं तो डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि ये क्या है, पूरी ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है। यानी जो डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं बड़े बड़े स्तरों पर, वहाँ पर जैसे मेडिकल के क्षेत्र में अलग है, आपको MBBS करना उसके लिए अलग है, डॉक्टर बनना उसके लिए MBBS ही करना है, उसी प्रकार जैसे आप PhD कर रहे हैं उसके लिए अलग क्षेत्र है, इंजीनियरिंग के लिए अलग है। तो इसको कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी एक पर्टिकुलर नॉलेज की शाखा होती है, ज्ञान की शाखा है, उस वाले डिसिप्लिन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, वो वाला डिसिप्लिन नहीं है कि डंडे से हाँकने वाला। तो जब भी शब्द आता है अनुशासन या फिर अकादमिक अनुशासन, शैक्षणिक अनुशासन, अध्ययन विषय, इनका सबका मतलब एक ही होता है, एकेडमिक डिसिप्लिन की बात कर रहा है, जो हम सब्जेक्ट आदि को पढ़ाते हैं कॉलेज आदि स्तर पर, किसी चीज़ को, यानी जो रिसर्च आदि के लिए पढ़ाया जाता है बड़े स्तर पर, उसको कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन वो वाला उल्टा सीधा मत लिख देना वहाँ पर कि डिसिप्लिन, हाँ हमने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, वो वाला डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो अब देखो क्या कह रहा है,
अनुशासन शब्द को परिभाषित करना है, परिभाषा लिखनी कि भाई है क्या एकेडमिक डिसिप्लिन। यहाँ पर शब्द ने केवल अनुशासन दिया है, लेकिन इसका मतलब वही एकेडमिक डिसिप्लिन ही है। जब भी 4B में कहीं भी अनुशासन दिखे तो उसका मतलब वही समझना है। समझना क्या, अंग्रेजी देखना वही लिखी होती है, तो वही समझना कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है। तथा बनाए रखने, अनुशासन बनाए रखने के सिद्धांतों की आपको व्याख्या कर रही है कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करना आपको। अकादमिक अनुशासन, शैक्षणिक अनुशासन, अध्ययन विषयों से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषता आपको बतानी है। देखो हिंदी के कितने भयानक शब्द हैं। एक बार उसने अकादमिक अनुशासन शब्द लिखा, एक बार शैक्षणिक अनुशासन लिखा, एक बार अध्ययन विषय लिखा, और उन सब की अंग्रेजी एक ही थी, एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी एकेडमिक डिसिप्लिन अंग्रेजी में वर्ड होकर हिंदी कुछ भी हो सकती है उसकी। इसकी हिंदी कभी केवल अनुशासन भी हो सकती है, अकादमिक अनुशासन भी हो सकती है, शैक्षणिक अनुशासन कुछ भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप कोई अनुशासन शब्द दिखे, कन्फ्यूजन हो जाए, तो अंग्रेजी देखना है अंग्रेजी में क्या लिख रहा है। एकेडमिक डिसिप्लिन शब्द होता है। तो सिंपल सा सवाल है कि एकेडमिक डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं, अकादमिक अनुशासन क्या है, उसकी प्रकृति और विशेषता आपको बतानी है कि क्या होती है। जो अकादमिक अनुशासन की प्रकृति कैसी है, विशेषता क्या है। तो दोनों सवाल एक जैसे ही हैं। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि जो अकादमिक अनुशासन क्या होता है उसके सिद्धांत बताने हैं, और यहाँ पर उसकी प्रकृति और विशेषता बतानी है। दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, बस हिंदी के शब्द बड़े भयानक है, ध्यान से पढ़ना है और अंग्रेजी भी देखनी जब कन्फ्यूजन पैदा हो। तीसरा सवाल है अनुशासनात्मक एवं वैकल्पिक अनुशासनात्मक शब्द का वर्णन करना आपको। अनुशासनात्मक का मतलब वही एकेडमिक अनुशासन, और वैकल्पिक अनुशासनात्मक का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिसिप्लिन की बात करता है। तो डिसिप्लिन क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन, और अल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या है, इसके बारे में बताना है, वर्णन करना है। जब भी शब्द कहीं आए ना, वर्णन कीजिए। तो वर्णन का मतलब है कि आपको थोड़ी उसकी विशेषता बता देनी है। एकेडमिक अनुशासन और वैकल्पिक अनुशासन की दोनों की तुलना करके परिभाषा लिख के और लास्ट में थोड़ी उनकी विशेषता बता देनी है। तो तीसरा सवाल भी इसी पर आधारित है। डिसिप्लिन की बात करो, कौन सा डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन, हाँकने वाला नहीं डिसिप्लिन। तो ये 3 सवाल हैं, ये तीनों की तीनों करनी एक जैसे ही सवाल हैं, तीनों को साथ में करना है। 100% इसमें से सवाल पूछेगा, ये हमेशा लगभग इसी प्रकार का सवाल पूछता है। यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फिर भी और भी हमको देखने हैं, क्या पता भाई कुछ और ये ना पूछे, कुछ और पूछ ली। अगला सवाल देखो, आप पाठ्य पुस्तकों यानी जो टेक्स्ट बुक है और कार्य पुस्तकों यानी जो वर्क बुक है के बारे में क्या जानते हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं, जो हमारी वर्क बुक होती है, उसके बारे में क्या जानते हैं। क्या जानने का मतलब परिभाषा लिखनी है और जो वही आपको उसकी विशेषता बता देनी है। जब भी कभी आए क्या जानते क्या नहीं जानते, तो थोड़ी परिभाषा लिखकर विशेषता बता देनी होती है, तो ये आपको बतानी है। साथ ही जो सवाल है ना, टेक्स्ट बुक और ये जो वर्क बुक है, ये 4 नंबर में, यानी जो हमने देखा था ना सवाल जो पहला वाला होता है, यहाँ पर भी पूछ जाता है कभी टेक्स्ट बुक और कार्य बुक में अंतर बताइए, या थोड़ा टेक्स्ट बुक क्या है। तो इसके दृष्टिकोण से भी आपको ये तैयार करना है, बहुत आसान है, इसको कर देंगे आप। अगला सवाल देखो, सवाल को इसको हिंदी पढ़ने से पहले अंग्रेजी देखो इसकी। डिस्कस सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी जो सब्जेक्ट है वो जो इंटरडिसिप्लिनरी है, मल्टीडिसिप्लिनरी है और ट्रांसडिसिप्लिनरी है, इससे अप्रोच के बारे में आपको बतानी है। सेम इसी प्रकार का सवाल देखो, डिस्कस सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। ये सवाल सन 2024 में पूछा और ये सवाल सन 2021 में पूछा था। अंग्रेजी देखो कितनी आसान है कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी को बताना है, दोनों में यही बताना था। अब हिंदी देखो कितनी भयानक ली सन 2024 में। विषय, अंतः विषय, बहुविषयक और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या करें। यानी ये सन 2024 में पूछा, अंग्रेजी ऐसी थी देखो। और सेम सवाल सन 2021 में देखो क्या पूछा था, विषय, अंतर अध्ययन क्षेत्र, बहु अध्ययन क्षेत्र तथा दूरस्थ अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करो। कभी इसको अंतर अध्ययन क्षेत्र लिख देता है, कभी इसको अंतर विषय लिख देता है, कभी बहु अध्ययन क्षेत्र लिख रहा है, कभी बहु विषयक क्षेत्र लिख रहा है। यानी हिंदी कुछ भी हो सकती है। अंग्रेजी देखो कितनी आसान है, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। सेम यहाँ पर भी इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। यानी अंग्रेजी के शब्द भी आपको ज़रूर देखने हैं। जब कन्फ्यूजन हो जाए अंतर विषय क्या है, ये है, तो ये देखने हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ को समझना भी है कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होता है, ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है। इस पर सवाल, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2 बार पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है, या फिर मान ले पूरा सवाल ना पूछे 16 नंबर में तो 4 नंबर में पूछ सकता है। खाली पूछे कि मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है तो उसके बारे में बता दो, या फिर ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या है उसके बारे में बता दो। तो ये 4 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। जो 4 नंबर के सवाल शुरुआत में मैंने बताया, तो जो सवाल होते हैं वो यहीं से होते हैं, किसी एक टुकड़े को उठाकर वहाँ पर पूछ लिया, और यहाँ पर पूरा 16 नंबर में सवाल पूछ सकता है।
तो आपको समझ आया कि किस प्रकार ये सवाल है, ये ध्यान से आपको इसको देखना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अंग्रेजी भी देखनी है, अंग्रेजी से बैर नहीं करना। अगर सफल होना है तो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। हिंदी का देखो कितना भयानक अलग अलग शब्द दे रहा है ना, यहाँ पर अंत विषयक लिख रहा है कभी, तो यहाँ पर देखो अंतर अध्ययन क्षेत्र लिख दिया। अब जो बच्चा केवल हिंदी पढ़ के गया होगा, तो मान ली उसने पढ़ के तो अंतर विषयक गया था और वहाँ पर ये आया तो कन्फ्यूज हो गया होगा। तो अंग्रेजी भी देखने का, अंग्रेजी में क्या लिख रहा है इसको, ये इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड है, यहाँ पर इंटरडिस तो यही है। तो ये सवाल है, आसान है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा डीप में इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सको चीज़ों को। ये बहुत मतलब एक रिसर्च करने के बाद इस तरह मैं देखता हूँ कि कैसे कैसे क्या लिखा है, वैसे तो कन्फ्यूज हो जाएगी क्या लिखा है। बहरहाल तो ये सवाल भी हमने देख लिया। अगला देखो, निगरानी और मूल्यांकन विद्यालय के विकास में सहायक होते हैं, इसे विस्तार से बताइए। जो निगरानी होती है और जो मूल्यांकन होता है वो किसके विकास में सहायक है? विद्यालय के विकास में सहायक होता है, आपको ये बताना है। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेने के भाई किस प्रकार निगरानी और मूल्यांकन है जो हम स्कूल होते हैं उसके विकास में सहायक होते हैं, तो ये बताना है। अगला सवाल है, अध्यापक के विषय वस्तु ज्ञान से आप क्या समझते हैं? प्रभावी शिक्षण हेतु अध्यापक का विषय वस्तु ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो अध्यापक का विषय वस्तु ज्ञान बताना, जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसके संबंधी में उसके ज्ञान से आप क्या समझते हैं, और एक बेहतर पढ़ाने के लिए जो अध्यापक का विषय वस्तु ज्ञान क्यों आवश्यक होता है। तो थोड़ा बहुत अध्यापक के बारे में ये आपको जानना है। तो यूनिट फर्स्ट के इतने सारे सवाल थे, ये 3 सवाल तो लगभग एक जैसे ही हैं, चौथा अलग था, ये दोनों के दोनों एक जैसे थे और 2 अलग थे। तो 5-6 सवाल हैं, इनमें से घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। तो ये यूनिट फर्स्ट हमने देखी 4B का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा, आना चाहिए, वैसे तो इतनी आसान भाषा में समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अब देखते हैं 4B का जो यूनिट 2 है। यूनिट 2 यानी चौथा और 5वां सवाल होगा, कोई एक करना होगा आपको। तो इसमें से पहला सवाल किस प्रकार का हो सकता है? शिक्षा विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित सामाजिक रूप से बनाई हुई प्रणाली है, इस कथन पर टिप्पणी करनी है। जो शिक्षा होती है वो विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं? और सामाजिक रूप से बनाई हुई प्रणाली है, समाज ने उस प्रणाली को बनाया है, शिक्षा व्यवस्था को। तो इस पर वर्णन करना, इस कथन की लिखना है इस पर आपको, भाई कैसे कैसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस प्रकार सामाजिक रूप से शिक्षा को बनाया गया है, शिक्षा प्रणाली को। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, 2 बार पूछा गया सवाल है। देखो जहाँ मैंने ऐसे स्टार बनाया ना उसका मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना है। अगला देखते हैं, निगरानी और मूल्यांकन किस प्रकार विद्यालयों के विकास में सहायक होती है, विस्तार से चर्चा करें। तो निगरानी और मूल्यांकन किस प्रकार विद्यालय के विकास में सहायक होती है, चर्चा करनी है। इसी प्रकार का सवाल पीछे भी था, निगरानी और मूल्यांकन विद्यालय के विकास में सहायक होती है, चर्चा करनी है। तो ये सवाल यूनिट फर्स्ट में भी हो सकता है, यूनिट सेकंड में भी हो सकता है, दोनों को कर लेना है। अगला सवाल है, ज्ञान प्राप्त करने की अवधारणा एवं विधियों का वर्णन करें। ज्ञान प्राप्त, ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपको जो मैं अभी जो फर्स्ट पेपर हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का ना, उसमें है ये सवाल, ठीक है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान प्राप्त की अवधारणा क्या है, उसकी विधियाँ कौन सी है। तो अभी मैं बाद में लेक्चर बनाऊंगा तो आप वहाँ से उसको समझ लेना, और मान ले 4B में आए सवाल तो वहाँ भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये सवाल आपका जो फर्स्ट पेपर है उससे तैयार हो जाएगा, तो ये भी सवाल आ सकता है। अगला देखो, विद्यालय शिक्षा के समक्ष कौन सी समकालीन चुनौतियां हैं, आप इनको दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। जो आज विद्यालय शिक्षा है, जो हम स्कूलों में शिक्षा पढ़ा रहे हैं, उसके सामने आज समकालीन चुनौतियां, वर्तमान समय की क्या क्या चुनौतियां हैं, आप इसको दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे, क्या क्या चुनौतियाँ विद्यालय शिक्षा के सामने। तो आपको बतानी कई सारी चुनौतियाँ हो सकती है भाई पैटर्न कैसा है, शिक्षागण किस प्रकार के हैं, साथ ही साथ नई नई तकनीक का विकास हो रहा है, आर्थिक फंड की समस्या है। तो कई सारी चुनौतियां हैं कि आज के समय की बतानी है, ये नहीं बतानी कि वहाँ वैदिक काल की बता दी, आज क्या है। तो इस सवाल है। अगला देखो, आर्थिक विकास क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा के योगदान की व्याख्या करनी है। तो आर्थिक विकास क्या, आर्थिक विकास का मतलब भाई पैसे पूंसे का विकास, देश का, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, वैसे आर्थिक विकास भी होता है। यानी पैसे की बात हो रही कि आर्थिक विकास क्या है, और किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा के योगदान की व्याख्या कीजिए। यानी कोई देश है, उसका आर्थिक विकास होना है, उसको धनी बनाना है, तो भाई शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान देती है। तो भाई देती नहीं देती, अगर किसी देश को अच्छा बनाना तो क्या शिक्षा का योगदान है नहीं है उसमें, उसके विकास करने में, तो बिल्कुल है। अगर शिक्षा नहीं होती तो फिर वैसे ही हम आदि मानव होते हैं आज। बहरहाल ये समझ। अगला देखो, अध्यापक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। अध्यापक शिक्षण यानी जो टीचर है उसको पढ़ाने की बात हो रही है,
अध्यापक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य बताइए। जो टीचर है उसको पढ़ाने से आप क्या समझते हैं? जो अध्यापक शिक्षक है उसको पढ़ाना है जो हमको, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आपको बताने हैं। अगला है अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं? अधिगम संसाधन की पुनः अवधारणा के विषय में बताइए। अधिगम संसाधन, अधिगम मतलब जो हम लर्निंग है, जो लर्निंग करते हैं उसके संसाधन से आप क्या समझते हैं? कौन कौन से संसाधन होते हैं? और अधिगम संसाधन की पुनः अवधारणा के विषय में आपको बताना है। अगला सवाल है स्कूल विषय का निर्धारण करते समय किन किन सामाजिक पहलुओं पर विचार किया जाता है? जब भी हम स्कूली विषय का चयन करते हैं कि भाई स्कूल में कौन कौन से विषय होते हैं, तो हमें किन किन सामाजिक पहलुओं पर विचार करते हैं? समाज को देखते हैं कि समाज में क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार हम किन विषयों का चयन करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि भाई स्कूली विषय का निर्धारण करते समय हम किस बात का चयन करते हैं। तो ये यूनिट 2 भी हमने देख ली। यूनिट फर्स्ट देखी 5-6 क्वेश्चन, यूनिट सेकंड देखी 5-6 क्वेश्चन, ये दोनों करने हैं। 16-16 नंबर के 32 नंबर का आपका तैयार हो गया। इसके बाद जब एक कंप्लीट होगा आपका, उसके बाद फिर पहला सवाल का टॉपिक करने, क्योंकि मैंने क्या कहा जो पहला सवाल के टॉपिक होते हैं वो पीछे वालों से ही संबंधित होते हैं। तो उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, शैक्षणिक अनुशासन का अर्थ बताइए। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? यहाँ वो देखो शैक्षणिक अनुशासन जो भी है, अंग्रेजी देखनी क्या लिख रहा है, एकेडमिक डिसिप्लिन का अर्थ बता देना है, सिंपल सी बात कर रहा है। अकादमिक अनुशासन की विशेषता बताओ। यहाँ पर शैक्षणिक अनुशासन लिख दिया, यहाँ पर अकादमिक अनुशासन लिख दिया। अंग्रेजी देखो एकेडमिक डिसिप्लिन की आपको विशेषता बतानी है। तो ये दूसरा, ये तो पहला जो मैंने आपको शुरू में सवाल कराया था उससे संबंधित है, तो उससे भी आप कर लेंगे। पर ये मैंने बोला ना 4 नंबर में अलग से पूछ देता है किसी टॉपिक को उठा के, तो ये है। तीसरा, अंतः विषय दृष्टिकोण की अवधारणा आपको बतानी है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, वही इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी हमने देखा था ना। तो एक अंग्रेजी कुछ भी हो सकती है, हिंदी मतलब हिंदी तो कुछ भी हो सकती है, अंग्रेजी देखना कि अंतः विषय दृष्टिकोण, अंग्रेजी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में आपको बताना है। अगला, ज्ञान क्या है और इसके स्रोत क्या हैं? तो ज्ञान क्या होता है और उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं? ये सवाल आपका जो आज मैं पहला जो नॉलेज एंड करिकुलम वाला है उससे हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना इससे पहले एक सवाल था, ये ज्ञान प्राप्त करने की अवधारणा और विषयों के विधियों का वर्णन करें, तो इसी से संबंधित है ये सवाल, तो आपका हो जाएगा जो मैं आज पढ़ाऊँगा उससे संबंधित। अगला देखो, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है, यानी जो कुरिकुलम है और जो सिलेबस है दोनों में क्या अंतर होता है, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज जो मैं वीडियो बनानी है मुझे उससे संबंधित है पाठ्यक्रम, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, क्या क्या आपको उससे हो जाएगा ये। अगला देखो, मल्टीमीडिया का उपयोग बताना है, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया कि क्या क्या मल्टीमीडिया का उपयोग है। अगला, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं? यहाँ पीछे भी सवाल था ना, पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तक, तो उसी संबंधित है, ये उसके गुण बताने हैं। पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तक में अंतर बताना है। 16 नंबर में भी सवाल था और यहाँ पर भी सिंपल पूछ सकता है कि पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तक में क्या अंतर है। तो इधर पाठ्यपुस्तक इधर कार्यपुस्तक लिखो, बीच में लाइन डालो और थोड़ा थोड़ा दोनों के अंदर लिख दो एक पेज में, तो 4 नंबर का सवाल बनेगा। जब इसी को 16 नंबर में पूछेगा तो फिर उसकी विशेषता भी बतानी पड़ेगी, वो कम से कम 4-5 पेज में भरना पड़ेगा, तो ये भी उससे रिलेटेड है। अगला, अध्ययन क्षेत्रता के विकल्प, ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरी, जो डिसिप्लिनरी है उसके ऑल्टरनेटिव बताने होते हैं, इसको एक बार देखना। अगला है विद्यालय शिक्षा की समकालीन चुनौतियाँ, वही आज विद्यालय शिक्षा के सामने आज कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। 16 नंबर में भी सवाल था ही और 4 नंबर में पूछ सकता है कि सिंपल सी 4-5 चुनौतियाँ एक पेज में लिख देनी होती है। अगला है बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी, यहाँ पर बहुविषयक लिखा है, कहीं कुछ लिख देगा, लेकिन अंग्रेजी का शब्द देखो मल्टीडिसिप्लिनरी वर्ड होता है। अगला है विद्यालय का मूल्यांकन, वही हमने देखा था विद्यालय की निगरानी, विद्यालय का मूल्यांकन किस प्रकार विकास में सहायक है। 16 नंबर का सवाल में आएगा तो पूरा ही लिखना होगा और 4 नंबर में आएगा तो विद्यालय का मूल्यांकन थोड़ा बहुत लिखना है। अगला है अध्ययन क्षेत्र की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, तो एकेडमिक डिसिप्लिन की आपको विशेषता बतानी है। यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र लिख दिया, कहीं शैक्षणिक अनुशासन लिख दिया, कहीं अकादमिक अनुशासन लिख दिया, कुछ भी लिख सकता है ये हिंदी में। अंग्रेजी का शब्द याद रखने, अंग्रेजी से बैर नहीं करना, तो एकेडमिक डिसिप्लिन हमेशा याद रखना है। बाकी शब्द मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी और ये सारे के सारे ये भी याद रखने हैं कि ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी। तो अंग्रेजी के शब्दों को भी याद, जैसे मैंने अंग्रेजी भी यहाँ पर लिख दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो हमने देख लिया शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था कि जो पहले 4-4 नंबर के होंगे, यानी जो ये इसके टॉपिक मैंने आपको बताए, उसके बाद यूनिट फर्स्ट के बताए कि
पहला, दूसरा और तीसरा सवाल होगा। यूनिट सेकंड में जो होगा चौथा पांचवा सवाल होगा, इसमें से कोई एक करना है, इसमें भी कोई एक करना है। 16 नंबर, 16 दूनी 32 नंबर, और ये 4 नंबर के हो गए तो 32 4 36 और 4 40, तो कुल मिला के 40 नंबर का ही पेपर होगा आपका, जो 4B होगा। और ये 4A और 4B एक ही दिन पेपर होंगे, दोनों की आपको तैयारी करनी है अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने आपको दिया, इनको भी आप पढ़ के चले जाओगे तो मुझे उम्मीद है पहले तो सभी आएंगे, नहीं तो कुछ तो आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओगे। तो ये हो गया, इसको आपने कर लिया। तो और बताओ, बाकी सब ठीक ठाक ना? आ रहा नहीं आ रहा कुछ समझ? चलो ठीक है, चलो करो तैयारी।